और इसको शेयर वेयर भी कर दिया करो यार, तुम लोग शेयर भी नहीं करते वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर हैं। तुमने किया था, धन्यवाद, तुमने किया था तो। और तुम लोग भी किया करो, अपने फेसबुक पे डाल दिया करो, किसी दूसरे का भी भला हो जाए, है ना। और तुम किसी के जैसे ग्रुप हो तुम्हारे पास व्हाट्सएप, अब अच्छी चीज़ों को तो उसमें चुटकुले भेज देते हो सबके पास कि ले भाई चुटकुले सुन ले। क्या हुआ? लेकिन उसमें कोई वीडियो वाले डालो नहीं। हाँ, तो मतलब बताओ यार, तो लोग यार खोल के नहीं देखते। नहीं तो मेरा कोई मतलब राजनीतिक पोस्ट डाल दो तो कम से कम 2000-3000। वो देखेंगे, लेकिन तुम प्रयास करो तो डालने का। आदमी तब देखता है, देखता क्यों नहीं है। जिसके लायक चीज़ होगी ना, अभी गाने हैं ना, गाने सबके लिए हैं वो, तो लोग क्या करते हैं उसको देखते हैं। अब ये तो स्टूडेंट के लिए है ना, कि सारी चीज़ें स्टूडेंट के लिए हैं, तो वो व्यक्ति देखा करेगा जिसके मतलब की चीज़ें हैं, है ना। और सारे तो देखेंगे नहीं, सही बात है। तो दोस्तों में शेयर किया करो जिससे कोई भला हो जाए। ऐसा मत किया करो कि हाँ मुझे ही दरोगा बन जाना है, बाद बाकी को दरोगा नहीं बनाने देना है, ऐसा बस सोचो, है ना। कंपटीशन में सबको आने दो, सबको सीखने दो। चलिए, अब मैं आज NHRC का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पूरा जितना भी चीज़ें हैं वो आज आपकी ख़त्म हो जाएंगी क्लियर तरीके से। क्लियर है ना। अब उसमें धाराएं वगैरह बचती है, सेक्शन वगैरह बचते हैं, वो सेक्शन वगैरह आप देख सकते हैं। बाद बाकी ओवरऑल मैं पूरा ही करा दूंगा आज, ठीक है। चलिए, अब पहले मैं कल वाला रिवाइज करा देता हूँ। पहले तो ये देखो, ये अगर कोई भी पूछता है तो सिर्फ ये दो नाम देना है, ये रजत कुमार और एक दूसरा स्टडी लवर्स करके ये चैनल है, और ये इस नाम से सर्च करोगे यूट्यूब पे आ जाता है। चलिए, अब करना क्या है, पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार समझिए क्या है, उसको मैंने आपको पहले बता दिया। मैं क्विक रिवाइज कराता हूँ, ठीक है, जोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने बताया था राष्ट्रीय मानवाधिकार एक ऐसी संस्था है जो किसी व्यक्ति को उसके प्रकृति प्रदत्त अधिकार जीवन जीने के लिए देती है। जो मैंने परिभाषा बताई होगी उसका अर्थ तो यही निकल रहा होगा। उसको प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता, चाहे वो शिक्षा प्राप्त करने की हो, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो, यानी कि उसको कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की बात करता है कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्लियर बात है ना। फिर मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में आपको ये बताया था, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो मैंने कहा था इसका मॉडल, पहली बार इसका मॉडल जो है ना UDHR, क्या है UDHR, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है? UDHR ने, मैंने बताया था आपको 10 दिसंबर 1948 यही तिथि है। इसको वो पहली बार कोशिश की गई है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है ना उसके काउंसिल मेंबर्स हैं, उन लोगों ने क्या किया, इसमें कोशिश की कि इस प्रकार की कोई संस्था का हम इस्टेब्लिशमेंट कर दें, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वार विश्व युद्ध के बाद, दोनों विश्व युद्धों के बाद, उसके बाद विश्व में कोल्ड वार जो आज भी चल रहा है, कोल्ड वार, उनके सब चीज़ों को देखने के बाद मनुष्यों की उसमें दुर्दशा देखी थी। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील रिश्ता रखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मानव के अधिकारों से संबंधित कोई संस्था होनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने पहली बार कभी 10 दिसंबर 1948 को क्या किया है, डिस्कशन किया कि इस प्रकार की कोई संस्था आनी चाहिए, प्रयास किया। फिर क्या हुआ है, फिर मैंने आपको बताया है 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्लियर बात आ रहा है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें 45 कंट्रियों, लगभग 45 to 47 कंट्रियों ने इसमें अपने पहले जिस दिन एजेंडा ये लाया गया लोगों के सामने, तो वहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था भारत में इसकी प्रक्रिया 28 सितंबर 1993 से स्टार्ट हुई है। बताइए, मैंने 28 सितंबर 1993 से स्टार्ट हुई है। स्टार्ट होने के बाद ये हमारा जो है ना भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मतलब दिन आ गया ना, वो आ रहा 12 अक्टूबर 1993। अब हमारे देश में ये बन चुका है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
राष्ट्रीय मानवाधिकार भारत में बन चुका है। इसका मतलब क्या है, UDHR का जो कंसेप्ट है ये यूनिवर्सल है। मतलब यूनिवर्सल मतलब विश्व के आधार पर सारे देश जिसमें कितने भी कंट्रियां हैं जिन्होंने एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किए होंगे वहाँ पर मानवाधिकार आयोग से संबंधित रूल्स फॉलो करने पड़ रहे होंगे, मानने पड़ रहे होंगे। क्लियर बात है। जैसे भारत, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बरमूडा, ये भारत के लगभग जितने पड़ोसी देश हैं तो उनको तो लगभग ये मोस्टली उसमें प्रवेश कर चुके हैं। जापान हुआ, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सब देश धीरे धीरे इसमें प्रवेश कर चुके हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार के शर्तों को मानते हैं और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बैठकें भी होती रहती है हमेशा। ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था भारत में इसको ड्राफ्ट तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था विश्व स्तर पे, तो एलन रूजवेल्ट नाम का व्यक्ति था, मैंने आपको बता दिया था। फिर NHRC की संरचना बताई थी मैंने। NHRC की संरचना जो 1993 के मॉडल के आधार पर थी, मैंने बताया था NHRC की संरचना, और वो आपको संरचना याद करके रखनी है। मैंने बताया था जिसमें पहला व्यक्ति एक अध्यक्ष प्लस 8 क्या थे इसमें सदस्य थे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अध्यक्ष में मैंने बताया था एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। फिर 8 मेंबर में मैंने आपको बताया था, याद होगा ना, 8 मेंबर से मैंने सबसे पहले बताया था इसमें जो होना चाहिए एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, जज वगैरह होना चाहिए। दूसरा किसी भी हाई कोर्ट का होना चाहिए। फिर मैंने बताया SC ST आयोग का होना चाहिए व्यक्ति, SC का भी होना चाहिए अलग, ST का भी होना चाहिए, महिला आयोग का अलग होना चाहिए। ठीक है। महिला आयोग के साथ साथ मैंने आपको बताया था 2 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनके पास कहीं ना कहीं अनुभव हो कार्य करने का, जो मानव से संबंधित राइट्स के बारे में काम करते रहे हों। फिर मैंने बताया था एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, NCM जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं, यानी अल्पसंख्यक आयोग का कोई एक मेंबर भी होना चाहिए। क्लियर बात है ना। ये कुल 8 मेंबर थे जो 1993 की संरचना के आधार पर इसको बनाया गया था। अब फिर मैंने बताया था इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो मैंने आपको बताया था नियुक्ति करने के लिए इनकी नियुक्ति का आधार जो है ना वो राष्ट्रपति करता है कि व्यक्ति कौन सा इसमें अध्यक्ष बनेगा और कौन सा इसमें सदस्य बनेगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था इसमें राष्ट्रपति तो एक नाम मात्र का होता है जो हमेशा ऐसी नियुक्तियां करता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं लोग कोई और होते हैं, जिसको मैंने बताया था आपको। इसमें कमेटी गठित की जाती है, जिस कमेटी में कौन कौन होता है, प्रधानमंत्री PM जो है ना इसके अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का नेता, लोकसभा के स्पीकर जो होता है वो, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है। और मैंने बताया था गृह मंत्री भारत का। इतने मेंबर यहाँ पर क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। क्लियर बात है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर इन्होंने अध्यक्ष सदस्य इसके हो गए तो इनको शपथ तो राष्ट्रपति ही दिला देगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर ये किसी कारणवश कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे संलिप्त पाए गए जिससे इनको हटाना पड़ा, सदस्यों या अध्यक्षों को हटाना पड़ा, तो इनके कार्य मुक्ति का भी प्रावधान होना चाहिए। तो मैंने बताया था इनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देगा आर्टिकल 143 के तहत, यानी कि इसके तहत आर्टिकल 143 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा, उसके आधार पर राष्ट्रपति इसको इन व्यक्ति को में से या किसी व्यक्ति को हटा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। हटाने की शर्तें क्या होगी, वही शर्तें होंगी पागल अथवा दिवालिया ना व्यक्ति हो। ठीक है। तो पागल ना हो, पागल और दिवालिया व्यक्ति घोषित ना किया गया हो। दूसरी चीज़ ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सब कंडीशंस आपके दिमाग में रहनी चाहिए, बार बार लिखाने से मतलब कुछ नहीं है। पागल और दिवालिया ना होना चाहिए और किसी भी दूसरे प्रोफेशन में काम नहीं कर रहा हो, वो व्यक्ति वर्तमान में किसी दूसरे प्रोफेशन में काम नहीं कर रहा हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, ऐसे किसी लाभ के पद पे ना हो जिससे ये संस्था प्रभावित होती हो, और किसी प्रकार से किसी करप्ट व्यवहार ना करता हो। ऐसा ना हो कि मानवाधिकार से संबंधित कोई निर्णय आया तो पक्ष और विपक्ष से संबंधित मुद्दा आया किसी इधर उधर का और उसमें पैसा ले लिया और काम कर रहा है। इस प्रकार की मेंटलिटी रखने वाला व्यक्ति या इससे संलिप्त पाया गया व्यक्ति क्या किया जाएगा, मानवाधिकार आयोग का सदस्य अब नहीं बचेगा। क्लियर बात है, उसको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कार्यकाल मैंने बताया था इसमें 5 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो। क्या बातें कर रहे हो तुम लगातार, 5 वर्ष यानी 5 ईयर या 70 ईयर जो पहले हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा तो 5 साल का टर्नओवर होगा। अगर कोई व्यक्ति मान के चलो 69 में उसको नियुक्त किया गया, मेंबर अध्यक्ष बनाया गया, सदस्य बनाया गया, इसका
तो वो 1 साल ही इसका बन पाएगा, क्योंकि 70 मैक्सिमम है। आपकी ये 70 साल हुई और आप रिटायर कर जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति 62 में बनाएगा तो 67 में वो 5 साल बाद 67 में रिटायर हो जाएगा। अब ये नहीं कहेगा वो व्यक्ति कि मुझे 70 साल रहना था, 70 साल के मैं रिटायर होऊंगा, नहीं, 5 साल 70 वर्ष जिसमें से जो पहले हो उससे पहले वो रिटायर कर जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था मैं इसके फंक्शंस बताऊंगा, तो अब आराम से आप फंक्शन नोट करिए। तो अब लिखिए आगे कार्य, और एक एक कार्य को आप लिखते जाओ और समझते जाओ। कार्य इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मैंने कल आप एग्जाम्पल भी बताया था कि मानवाधिकार आयोग से संबंधित बहुत सारे मुद्दे वर्तमान में आते रहते हैं, करंट की न्यूज़ में छाए रहते हैं। क्लियर बात है ना, उनको आप नज़र से थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला लिखिएगा उसमें फंक्शन में, मानवाधिकार का उल्लंघन, मानव के अधिकारों का उल्लंघन, ऐसे लिख लो, मानव के अधिकारों का उल्लंघन होने पर, मानव के अधिकारों का उल्लंघन होने पर, मानव के अधिकारों का उल्लंघन होने पर किसी के आवेदन पर, मानव के अधिकारों का उल्लंघन होने पर किसी के आवेदन पर आवेदन पर स्वतः जांच कर सकता है, स्वतः जांच कर सकता है। इसका मतलब समझो जरा। मैंने बताया किसी व्यक्ति ने अगर कहीं पर भी मानव के अधिकारों का उल्लंघन हुआ, और मानव के अधिकारों से मतलब आप समझिए हमारे आर्टिकल 12 से 35 तक लगभग मोस्टली सारे के सारे मानव के अधिकारों को दे रखा है। ये मानव के अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दे रखे हैं, लगभग ये अधिकार होते हैं। मतलब लिंग, क्षेत्र, दिशा, भाषा, ठीक है, वर्ग, समुदाय के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, महिला पुरुष, ये सब आपको पता बताया रहा। इस आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के 12 से 35 तक ऑलमोस्ट पूरे हो चुके होते हैं अधिकारों के बारे में। ये संवैधानिक अधिकार हैं, क्लियर बात है ना। लेकिन यहाँ पर विश्व स्तर के साथ साथ भारत में भी अगर कोई व्यक्ति कहीं पर मानव के अधिकारों का हनन होता है तो या तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए, या तो उसके पास एक अल्टरनेटिव सोर्स उपलब्ध है कि वो NHRC में जाके इसकी शिकायत कर सकता है। क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे और भी मुकदमे जाते हैं, बहुत सारे और भी ट्रायल्स होते रहते हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, मानव के अधिकारों से संबंधित ही बनाया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ वही मुकदमे या शिकायतें जाएंगी या जो जजमेंट आएंगे जो मानव के अधिकारों से संबंधित है, उन्हें और किसी अधिकार से लेने देना नहीं है। यहाँ पर कोई पर्यावरण अधिकार से संबंधित मुद्दा का डिस्कशन नहीं होगा। क्लियर बात है ना। हाँ, किसी व्यक्ति का अगर तुम ऑक्सीजन रोक दोगे, कहोगे हाँ मैं तुम्हारा ऑक्सीजन ट्रैप कर देता हूँ, रोक देता हूँ, तो वो मुद्दा जाएगा उनके पास, क्योंकि ये मुद्दा मानवाधिकार से संबंधित है। क्लियर बात है ना। अब देखो, स्वतः अगर मानवाधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति स्वतः ही क्या कर, वो मानव NHRC क्या करेगी, स्वतः ही संज्ञान ले सकती। अगर किसी व्यक्ति ने आवेदन दिया तो उसके ऊपर आवेदन दे दिया किसी व्यक्ति ने कि इस प्रकार मेरे मानव के अधिकारों का मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, तो अब क्या करेगी, इसको किसी दूसरे बॉडी से, PM रहे, CM रहे या किसी और संस्था से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पास सो मोटो होता है, स्वयं का विवेक होता है, ये स्वयं उसकी क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। स्वतंत्र बॉडी है, अलग जाके एक्स्ट्रा तरीके से काम कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है। और मैं आपको बता दूं, इसके पास जो पावर होता है वो सिविल कोर्ट के बराबर होता है। किसके बराबर? सिविल कोर्ट। किसका कहते हैं इसको? सत्य न्यायालय या सिविल कोर्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब हिंदी में आप सर्च कर लो, यानी कि सिविल कोर्ट जिसको बोलते हैं, सिविल न्यायालय के बराबर इसके पास पावर होता है। क्लियर बात है ना। चलिए, इसके बाद दूसरा लिखिएगा। पहला समझ में आया इसका फंक्शन क्या है, दूसरा लिखिए। जेल के दौरे करके जेल के दौरे करके जेल के दौरे करके औचक निरीक्षण, जेल के दौरे करके औचक निरीक्षण, जेल के दौरे करके औचक निरीक्षण, एक
नोट लिखिए और मेरे ख्याल से ये नोट से ही आपका क्वेश्चन फंसेगा जहाँ तक है। नोट लिखिए, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फंसने की पूर्ण संभावना है। लिखिए, ऐसे राज्यों के जेल सुधार, ऐसे राज्यों के जेल सुधार, ऐसे राज्यों के जेल सुधार गृह, ऐसे राज्यों के जेल सुधार गृह। देखो, एक जेल होता है, दूसरा होता है सुधार गृह। जब कोई व्यक्ति नाबालिग एज में होता है तो उसको पहला प्रयास होता है ये व्यक्ति कहने के सुधर जाए, ठीक है। तो जेल ऑब्लिक सुधार गृह है, ठीक है। जहाँ सुधारने के उद्देश्य से, जहाँ सुधारने के उद्देश्य से, जहाँ सुधारने के उद्देश्य से, सुधारने के उद्देश्य से कैदियों को रखा गया है, सुधारने के उद्देश्य से कैदियों को रखा गया है, इसकी जांच बिना पूर्व सूचना के NHRC कर सकता है, NHRC कर सकती है, कर सकता है, जो भी लिख लो, NHRC कर सकता है। लाल सामने डैश लगा लिख लेना, 2006 में संशोधन। किधर है? 2006 में संशोधन। अब देखो, यहाँ पे एक मिनट रुको और समझो क्या मैटर है ये। देखो, आप लोग जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं मैं पढ़ा रहा हूँ, जितनी भी संस्थाएं आपके सिलेबस में लिखी हुई हैं, उन संस्थाओं पे जाके जिस टाइम पेपर देने जाएं या उसके पहले आप लगभग, क्योंकि अभी मैंने संस्था पढ़ा दी है और दिन प्रतिदिन कार्रवाई लोकसभा की, राज्यसभा की चलती रहती है, तो उसमें पॉलिटी और ये गवर्नेंस एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ चेंज होने की संभावना रहती है। जब चेंज होने की संभावना रहती है तो आप क्या करें, इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएं। ओरिजिनल वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे अगर कोई संशोधन हुआ होगा, कुछ अमेंडमेंट हुआ होगा, तो पक्का वहाँ पर उन्होंने लिख दिया होगा, उसकी PDF डाउनलोड कर लें और वहाँ से उसको जरूर रीड कर लें अपने नोट्स में। क्लियर बात है ना? ऐसा ना करना कि कुछ भी लिखा है। जैसे मैंने वर्तमान में आपको बताया था, कल परसों मैंने बताया था, नियुक्ति के बारे में बताया था, चीफ जस्टिस इसके अध्यक्ष की नियुक्ति बताया था मैंने, और अरुण कुमार मिश्रा जो अभी बनाए गए हैं बताया था मैंने। तो ये चीज़ें अभी लेटेस्ट 2 जुलाई को बदले हैं ये, ठीक है। अब ये चीज़ तो लेटेस्ट हो गई ना, तो इसको तो अपने में ऐड करते रहो। कुछ संशोधन 2018 में किए गए, 19 में किए गए, उनको ऐड करते रहो, है ना। अभी 20 में कुछ कर दिया जाए हाल ही दिनों में, इसलिए तो कहते हैं गवर्नेंस के लिए और इन सब्जेक्टों के लिए हमेशा पेपर को फॉलो किया करो, यानी कि अखबार बहुत ज़रूरी है। किताबें तो अभी प्रिंट हो गई हैं और उसमें एक बार जो लिख गया डाटा वो लिखा रहेगा काफ़ी दिनों तक, जब तक उसमें कोई नया एडिशन नहीं आएगा। इसको रोको, समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया कि 2006 में एक संशोधन आया है। इस संशोधन में क्या चीज़ है, इसमें ये बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर NHRC क्या करती है, जेल का दौरा करती है, तो जेल के दौरे को औचक निरीक्षण कर सकती है बिना किसी पूर्व सूचना के। जैसे अभी मान के चलो, फर्रुखाबाद बहुत बड़ा, आपको पता है, फर्रुखाबाद में जेल काफ़ी बड़ी जेल है, पता है। तो यहाँ पर बहुत सारे कैदी बंद हैं, साथ साथ में यहाँ पर महिला कैदी भी बंद होते हैं, है ना। कुछ महिलाएं भी होती हैं, वो भी बंद होती हैं। अब ये व्यक्ति, महिला पुरुष
अगर हैं, चाहे भले वो कैदी जरूर हैं, चाहे भले वो कैदी जरूर हैं, लेकिन उनको अपने जीवन को जीने का गरिमापूर्ण अधिकार है। क्लियर बात है ना। उसने अगर क्राइम किया है, उसकी वो सज़ा जेल में रह के भुगत तो रहा है, लेकिन उसको फिर भी अपने जीवन को जीने का, गरिमापूर्ण जीवन जीने का उसको क्या है, अधिकार है। मतलब मानव से संबंधित जितनी भी वस्तुओं की ज़रूरत होगी वो उसको उपलब्ध होनी चाहिए, भौतिक ज़रूरतें। जैसे उसको खाना भी उपलब्ध होना चाहिए, पानी भी उपलब्ध होना चाहिए, बेशक वो कैदी है, उसको लाइट भी मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, ठीक है। अब ये बात दूसरी है कि वो कैद में रखा गया तो उसको स्वतंत्र प्रकार से विचरण करने का अधिकार नहीं होगा, घूमने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन और तो फैसिलिटी रखता है वो अपने पास। अगर वो बीमार पड़ गया तो उसको दवा की व्यवस्था कराई जाती है ना। जैसे आप लगातार सुनते हो कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल में हैं, लेकिन तुरंत ही जैसे बीमार पड़ते हैं कि एम्स में भर्ती, कहीं उस एम्स में भर्ती या कहीं और भर्ती, सुनते हो रोज़। यानी कि अभी मुख्तार अंसारी का केस चल रहा है उसका, ठीक है। अब पता चल रहा है कि हाँ वो जेल में बंद है, उधर उधर बंद है, तो उसको जैसे भी कोई बीमारी आती है, जैसे आजम खान है अभी वो बंद है, तो उनका भी पता चलता है कहीं ना कहीं अलग प्रकार से वो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में MP या MLA है, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, तो वर्तमान में है तो या पूर्व में भी रह चुका है, तो उसके ऊपर कोई केस लगता है तो उसके लिए अलग प्रकार से कोर्ट की व्यवस्था की गई है, जिसको MP MLA कोर्ट कहते हैं। वहाँ पर उसका निर्णय से संबंधित सारी चीज़ें क्रियाकलाप होते भी हैं, ठीक है। और कोई ऐसा केस है जो जनहित के लिए, जनहित वाला केस है, जैसे चारा घोटाला वगैरह, तो इसके लिए क्या है, अलग प्रकार का कोई कोर्ट करने की जरूरत नहीं है। सब जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर आप भी जाएंगे। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर जो व्यक्ति बंद है, तो पहले होता क्या था, जब तक 2006 तक ये संशोधन नहीं किया गया था, तो क्या बताया गया पहले कि आज मानवाधिकार आयोग की टीम आ रही है फर्रुखाबाद या किसी अन्य शहर में विजिट कर रही है, और वो जेल का विजिट करेगी, तो फिर क्या करता था जेलर और जेल की जो भी अधिकारी है वो क्या करते थे, व्यवस्था एकदम ओके टनाटन सब कुछ लाइन से अच्छा कर देते थे, ठीक है। यानी कि साफ़ सफाई से लेके सारे काम, आपको पता है, कहीं पता चले आज DM साहब इधर का दौरा करने वाले हैं तो सब साफ़ सफाई हो जाती है। उसी प्रकार से वहाँ पर भी ये कार्य किया जाता था, भोजन की क्वालिटी से लेके प्रत्येक चीज़ें को बहुत अच्छी व्यवस्थित कर दी जाती थी, और जिससे होता क्या था कि जो वास्तविक तरीके से पिछले दिनों में क्या होता रहा है उसकी उसको अधिकारी को भनक नहीं लग पाती थी। तो लोग शिकायत ही करते रहते थे कि मेरे मानव के अधिकार हैं, मेरे कोई अधिकार हैं, जेलों कैदियों के चाहे भले हो, वो हनन हो रहे हैं। लेकिन जब अधिकारी वहाँ पे दौरा करना जाता था तो वहाँ पर ऐसा कुछ पाया नहीं जाता था। तो इसके लिए क्या कर दिया, और ये समस्या ज़्यादातर महिला जेलों में आई। कहाँ पर, महिला जेलों में आई। तो महिला जेलों में जब इतनी बड़ी समस्या आई है तो क्या किया गया, 2006 में एक संशोधन किया गया जिसमें ये कहा कि आप किसी भी जेल की, भारत में कोई भी जेल हो, मानवाधिकार आयोग की एक टीम जाएगी और उसको आराम से जब चाहे किसी जेल का जाके निरीक्षण कर सकती है, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ देख सकती है, विचरण कर सकती है, सारी जितनी भी चीज़ें बताएंगी सारी चीज़ों को टेस्टिंग करवा सकती है, खाना से लेकर प्रत्येक प्रकार से सैंपल रख सकती है। जिससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं जेल में सुधार हुआ है, जेल के कैदियों को उस प्रकार से सुधार लाया गया। जिस प्रकार से अभी देखो कोविड-19 था, कोविड-19 में क्या अभी चल भी रहा है, कोविड-19 में कहा था कि कुछ नियम तो बनाए गए, जैसे कोविड-19 के नियम बनाए गए, लेकिन कोविड-19 के नियमों के तहत किसी व्यक्ति ने अगर उसका उल्लंघन किया या कोई इस प्रकार की कोई ज़्यादा संगीन धाराएं नहीं लगी तो उस व्यक्ति को जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा, क्योंकि जेल में भीड़ हो जाएगी, और जेल में भीड़ हो जाएगी तो क्या होगा कि अभी इस टाइम क्या है कि ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो आपको पता कोरोना वगैरह जो फैलने का लक्षण क्या है, एक दूसरे के संपर्क में आने से ही होता है। तो जिसकी वजह से अभी नियम बनाया गया है कि इस टाइम अभी तक ज़्यादा अगर गंभीर केस नहीं है तब तक उसको आप किसी व्यक्ति को जेल में नहीं भेज सकते हैं। तो इस सब चीज़ों के बारे में कि कितने लोगों को वैक्सीन लगी है जेल में, कितनी किसकी ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के बारे में भी क्या कर सकता है, NHRC के मेंबर इसका विजिट कर सकते हैं। और आए दिन तक आप पेपर में पढ़ते होंगे तो पता चलता होगा कि ये व्यक्ति इसकी मेंबर, ये महिला आयोग की व्यक्ति, ये उस आयोग की व्यक्ति या NHRC की महिला, ये सब स्वतंत्र बॉडी हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं जिले में दिन पर दिन विचरण करती रहती हैं। क्लियर बात है ना। तो इसका मैटर समझ गए हो। ये संशोधन 2006 में आया, इसको आप याद करके रखना, ठीक है। ऐसे मिलेगा क्वेश्चन मिलेगा कि क्या NHRC किसी भी जेल में विजिट कर सकती है पूर्व सूचना दिए, ठीक है। ऑप्शन उसमें रखे होंगे
अब कब संशोधन किया गया? 2003, 2004, 2005, 2006। तो 2006 को हाँ कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। कथन निष्कर्ष टाइप से भी कहीं क्वेश्चन आ जाएगा, एसेसर रीजनिंग वाला, उसको आप कर सकते हैं टेकल। अगला लिखिए, मानव अधिकारों के बारे में प्रचार प्रसार करना। मानव अधिकारों के बारे में प्रचार प्रसार मानव अधिकारों के बारे में प्रचार प्रसार करना। मानव अधिकारों के बारे में प्रचार प्रसार करना मतलब देखो क्या होता है, ये संस्था क्या करती है, ये व्यक्तियों को मीटिंग करती है, गैदर करती है लोगों को, और ये बताती है तुम्हारे ये अधिकार है। अगर तुमको ये कुछ चीज़ दे रहा है, इस फैसिलिटी अगर दे रहा है, तो ये उसका तुम्हारे ऊपर परोपकार नहीं है, ये तुम्हारा खुद का अधिकार है। ये तुमको संविधान ने अधिकार दे रखा है, और ये अधिकारों को आप अगर कोई व्यक्ति देता नहीं है तो उसको छीन भी सकते हैं। इस बात पे ये बल देता है। तो जब तक लोगों को ये अधिकार पता नहीं होंगे तब तक क्या कर सकता है, तब तक ये व्यक्ति अगर अधिकार नहीं पता होंगे तो अधिकार मांग सकता कि नहीं मांग सकता व्यक्ति। जैसे अगर कल का पेपर अगर फॉलो करते हो, कल एक सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि अगर आपको क्या करना है, जुलाई तक, कंप्लीट जुलाई तक, ये कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे भारत में लागू करनी है, कहा ना। और ये भी कहा है कि ये व्यवस्था फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आती है, और ये आर्टिकल 21 के तहत इसको रखा गया है। आर्टिकल 21 के तहत किसी व्यक्ति को अपने भरण पोषण करने का अधिकार पूरी तरीके से दिया गया है। अगर कोई स्टेट्स अगर इसमें लागू नहीं करता इस योजना को, तो वो अपने कारण बताए, और कारण बताने के साथ साथ उसको लागू करे, सख्तता तरीके से लागू करे, और उसकी डेट फिक्स कर दी गई है। यानी कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप किसी भी जगह के निवासी हो, अब यहाँ पर रह रहे हैं ना, तो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो दिल्ली से आप राशन ले सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी भारत की। क्लियर बात है ना। इसको देने वाले जो हमारा स्वर्गीय कौन है, वो पहले खाद्य मंत्री कौन थे, खाद्य मंत्री पहले वाले कौन थे, रामविलास पासवान जी, हाँ, जिनके निधन हो गया, उनकी ही सबसे बड़ी उपलब्धि, उनके ही दिमाग में आइडिया उपजा था। जिसमें अभी वर्तमान में कुछ स्टेट्स हैं, 4 राज्य हैं जो कहीं न कहीं वन राशन कार्ड और वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे बीजेपी यहाँ पर मेजोरिटी में है, केंद्र में भी जानते हो सत्ता में है, तो विपक्ष के दल हमेशा आनाकानी करते रहते हैं स्कीम को लागू करने में। जैसे आप सुन भी रहे होंगे कि पीएम किसान निधि योजना, जो पीएम किसान योजना है, वो कुछ स्टेट्स लागू नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं न कहीं वो ये समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है, राजनीतिक कार्ड भी हो सकता है, और मेरा वोट बैंक खिसक सकता है। जैसे बंगाल, पश्चिम बंगाल में अभी भी तनातनी चल रही है। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखोगे तो ये योजना लागू नहीं की गई है। कौन सी? वन राशन कार्ड वाली योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना नहीं की गई है। छत्तीसगढ़, वहाँ पे ममता बनर्जी है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल है, कांग्रेस से संबंध रखते हैं। असम में भी नहीं योजना लागू की गई है, और एक स्टेट और है उसमें ये योजना को लागू नहीं किया गया है। ठीक है, शायद राजस्थान है, कोई और स्टेट्स है, पंजाब राज्य है, तो पंजाब में भी ये योजना लागू नहीं की गई। तो 4 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें ये योजना लागू नहीं की गई। तो अब उनको भी लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं आदेश दे रखा है। तो अब बताओ इसका मतलब क्या है? राशन या खाना खाने का अधिकार है, भरण पोषण का अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। और अगर ये व्यक्ति, अगर ये सरकार ऐसा कार्य नहीं करती है तो इस पर NHRC भी अपना एक्शन ले सकती है। क्लियर बात है ना, अपना एक्शन ले सकती है। चलिए, तो ये कहा गया है। अगला पॉइंट लिखो, अधिकतम लोग मानवाधिकार के क्षेत्र में, अधिकतम लोग मानवाधिकार क्षेत्र में कार्य करें, अधिकतम लोग मानवाधिकार क्षेत्र में कार्य करें, इसके लिए प्रयास करना। अधिकतम लोग मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार क्षेत्र में कार्य करें, मानवाधिकार क्षेत्र में कार्य करें, मानवाधिकार क्षेत्र में कार्य करें, इसके लिए
प्रयास करना, इसके लिए प्रयास करना। अब देखो क्या है, देखिए कोई भी संस्था बनाई जाती है तो संस्था में कुछ मेंबर गिने चुने होते हैं। जैसे एक अध्यक्ष 8 सदस्य, जो 1993 के जो हमने बनाया था इस NHRC को। अब जरा सोचने वाली बात है, क्या एक सदस्य और एक अध्यक्ष और 8 सदस्य क्या पूरे भारत पे ये सारे नियमों को लागू करा सकते हैं? क्या पूरे भारत को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सदस्य और एक अध्यक्ष और 125 करोड़ के ऊपर हमारी जनसंख्या, क्या सारे अधिकारों को, सारे व्यक्ति को ये अधिकार दिला सकते हैं क्या? नहीं दिला सकते। तो वो ये अपेक्षा करते हैं कि लोग भी इसमें अपना सहयोग करें। वो ये कहते हैं कि अगर मानव के अधिकार को, व्यक्ति के अंदर इतनी जागरूकता आ जाए कि मेरे अधिकार क्या हैं और सामने वाले व्यक्ति के अधिकार क्या हैं, तो जब उसको ये पता चल जाएगा ना, तो फिर क्या होगा, वो कभी एक दूसरे के मानव के अधिकारों को हनन नहीं करेगा। और जब एक दूसरे के अधिकारों को हनन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मुझे हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या, लोगों को जागरूक भी कर रहा है वो इस बारे में, लोगों को अधिकारों के बारे में बता भी रहा है और लोगों से अपेक्षा करता है कि वो मानव के अधिकारों को ना तोड़ें, एक दूसरे का सहयोग करें। जो मानव के अंदर मानवता की क्वालिटी है, मानव के अंदर जो मानवता की क्वालिटी है उसको बाधित ना करें। क्लियर बात है ना? अपेक्षा करते हैं कौन? NHRC के मेंबर। अगला पॉइंट लिखिए। NET बताऊंगा क्या है। NET सुन रखा होगा आपने, GRF, NET GRF ऑब्लिक GRF लगाओ। NET GRF जैसी स्कॉलरशिप UGC के माध्यम से देना, UGC के माध्यम से देना। मतलब ये समझ लो, अगर कोई व्यक्ति हायर एजुकेशन के लिए जाता है, जैसे आपको पता है हमारा आर्टिकल 21A कहीं ना कहीं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान की बात करता है। उसी प्रकार से हमारे संविधान में ये कहा गया है, किसी व्यक्ति को अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का। अब वो अधिकार है, अगर उसके पास किसी कीमत पर कहीं न कहीं कोई पैसा नहीं है, पैसे की कमी आती है, तो क्या कर सकता है, मानवाधिकार आयोग उसकी मदद कर सकता है हायर एजुकेशन के लिए। क्योंकि 6 से 8 तक के लिए तो बच्चे निःशुल्क पहले से ही है, और स्कूल 6 से 8 उसके बाद बहुत सारे स्कूल तो पहले से ही कार्यरत हैं जो इस क्षेत्र में, जो निःशुल्क ही हैं, लगभग नामात्र की फीस है। और उसके माध्यम से क्या है कि हायर एजुकेशन के लिए जाता है व्यक्ति, तो उसको NHRC इसके लिए मदद कर सकता है। जैसे आपको पता है ना, एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ, इतनी ज़रूर बात है कि भारत में एजुकेशन लोन अगर आप लेने जाओगे और दूसरा आप कार लोन लेने जाओगे तो कार लोन सस्ता मिल जाएगा, एजुकेशन लोन महंगा मिलेगा। ये भारत की अजीब विडम्बना है, जहाँ पे शिक्षित होने के लिए व्यक्ति को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे और कार के लिए कम लोन। क्लियर बात है ना? कार अगर लेने जा रहे हो तो तुम 10% लोन चुकाओ, शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हो तो 15% लोन चुकाओ। ऐसा प्रावधान किया गया, जबकि उल्टा होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने जा रहा है, तो अगर किसी व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त की है तो अभी कर रहा है ना, किसी समय बाद वो किसी ऑक्यूपेशन में आएगा, किसी धंधे में आएगा, उसके बाद क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं आपके लिए टैक्स के इंतजाम भी करेगा ना, भविष्य में आपको टैक्स भी तो देगा, तो आपका इनकम का सोर्स बनेगा वो। और गाड़ी तो क्या है, गाड़ी तो इनकम का सोर्स क्या है, रोड पे चलेगी, दिन पर दिन कुछ सालों बाद उसका क्या है, सारा चीज़ें खत्म हो जानी है। क्लियर बात है ना? तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये अजीब विडम्बना है, इसको सही किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर NHRC हायर एजुकेशन के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। अगला लिखिए, संविधान के प्रावधान जहाँ मानवाधिकार उल्लंघन की, संविधान के प्रावधान जहाँ मानवाधिकार उल्लंघन की संभावना हो, मानवाधिकार उल्लंघन की संभावना हो, उसमें सुधार
ऑब्लिक संशोधन की सलाह देता है। की सलाह देता है, की सलाह देता है। ऐसा मत लिख देना कि संशोधन करता है, तो पूरा काम खत्म हो जाए। क्लियर बात है ना? क्या होगा? सलाह देता है। देखिए ये एक संस्था है, जैसे नीति आयोग भारत में बनाया गया है। क्लियर बात है ना? वर्तमान में नीति आयोग को फॉलो करते हैं, योजना आयोग से निकल के। तो नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग का फंक्शन क्या है? वो भी तो सलाह ही देता है कि ऐसे कार्य करिए, इस योजना में इन्वेस्ट होना चाहिए, हमारा ये डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे हमने 1991 की पॉलिसी, 1956 की पॉलिसी और 1993 की पॉलिसी में 1993 की पॉलिसी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर 1956 की देखोगे आप और अभी जो वर्तमान में चल रही है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा अंतर है। पहले हम PIB मॉडल पे कार्य करते थे, PIB मॉडल, लाइसेंसी राज्य जिंदगी में जी रहे थे, और अभी क्या है, हम LPG मॉडल पे कार्य करते हैं। ये लाइसेंस यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, लाइसेंस का कोई मतलब महत्व नहीं देना रहा है। पहले हर काम के लिए, छोटे छोटे काम करने के लिए मुझे लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा सुधार किया है। तो अब क्या है कि नीति आयोग कहीं ना कहीं किसी संस्था ने सुझाव दिया होगा, चाहे वो नीति आयोग से लेकर कोई संस्था रही हो, तो उसी प्रकार से NHRC भी है। NHRC क्या करता है कि जो आर्टिकल दे रखे हैं उसके अंतर्गत मानव के अधिकार हैं, उनमें कहीं हनन की गुंजाइश होती है या भविष्य में हो सकता है, इस बारे में क्या करता है, जो हमारे मेंबर्स, जो MP MLA, वो हमारे जो राज्यसभा में बैठे हैं मेंबर और लोकसभा में जो मेंबर बैठे हैं, उनको या किसी आयोग को सूचित भी करते हैं ये, और बताते हैं कि इस जगह पर मानव के अधिकारों को हनन हो सकता है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर कोई संशोधन करिए या किसी प्रकार से कोई अल्टरनेटिव लॉ लेके आइएगा, या जो भी आप कर सकते हो उसको समाधान करने की कम से कम कोशिश कीजिएगा। तो ये सलाह देता है, न कि नियम बनाता है। सलाह देगा, नियम बनाने का काम कौन करेगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के दायरे में आता है। क्लियर बात है ना? तो ये सलाह देने वाली संस्था है, ठीक है, एडवाइजरी संस्था बोल सकते हैं। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अंतर्राष्ट्रीय समझौते जिसके क्रियान्वयन से अंतर्राष्ट्रीय समझौते जिसके क्रियान्वयन से मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, उसे रोकने का प्रयास करना, उसे रोकने का प्रयास करना। ठीक है, उससे रोकने का प्रयास करना। एक मिनट यहाँ पे समझो। देखिए, आपको पता है भारत या किसी भी देश की वर्तमान में जो पॉलिसी है वो ओपन इकोनॉमी पॉलिसी हो चुकी है, यानी कि एक बंद अर्थव्यवस्था में नहीं काम कर पाएंगे हम। कैसे करेंगे? ओपन, खुली अर्थव्यवस्था में काम करते हैं, जहाँ पर हमारा संबंध किसी न किसी देश के साथ होता है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप कराता है इसको, तो कहीं ना कहीं किसी देश के साथ होगा। जैसे भारत का संबंध पाकिस्तान से, भारत का संबंध ईरान से, भारत का संबंध जापान से, भारत का संबंध इराक से, सऊदी अरेबिया से, चाइना से, ठीक है, अमेरिका से। ये भारत के कहीं संबंध है, और किसको संबंध को किस आधार पर क्या देना है। जैसे आप एक वर्ड सुनते हैं MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, सुनते हो ना? तो कहीं ना कहीं किस देश को हमको MFN देना है, किसको नहीं देना है, इस बारे में भी हमको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर इन केस MFN का दर्जा हम दे रहे हैं किसी कंट्री को और उसमें मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, या कोई हम ट्रीटी करते हैं, कोई संधि करते हैं, तो उस संधि में मानव के अधिकारों का उल्लंघन होगा या मानव पे इसका कुछ बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, तो इस बारे में कहीं न कहीं हमारा मानवाधिकार आयोग रोकने की कोशिश करेगा कि ये इस प्रकार की संधि ना की जाए। जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के साथ में बहुत बड़ा, और चाइना के साथ में भारत में चाइना के प्रोडक्ट को बंद किया गया, तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण मैंने आपको बताया था, बहुत बड़े कारकों को मैंने बताया था
कि कहीं ना कहीं हमारी सारी जानकारी सोर्स डाटा के माध्यम से, हमारा नेट डाटा के माध्यम से उनके पास जा रहा है। तो सबसे बड़ा स्रोत ये था। दूसरी चीज़, आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, हमने पाकिस्तान को MFN का दर्जा दे रखा, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, हमारे कंट्री में पाकिस्तान कितना एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है वहाँ से, पाकिस्तान से भारत में देश सामान को भेज रहा हूँ। MFN में क्या होता है कि मान के चलिए कि दो कंट्रियाँ हैं, एक चाइना है और एक पाकिस्तान है। तो चाइना पाकिस्तान का सेम सामान आ रहा है, सप्लाई हो रहा है। जैसे मान के छुआरे का भरा हुआ ट्रक लदा हुआ बॉर्डर पे आ गया, तो MFN के दर्जे के आधार पे हम पाकिस्तान को MFN का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है, तो हम उसके ट्रक को अंदर आने देंगे, और ज़रूरत अगर उससे पूरी हो रही होगी तो हम चाइना का ट्रक लौटा देंगे। इससे होता क्या है, हमने आपको मोस्ट प्रेफरेंस दी, तो क्या होगा, आपकी वस्तु मेरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंटर कर जाएंगी। अब होगा क्या कि हमने पाकिस्तान को दे रखा है MFN का दर्जा, और कभी छीन भी लिया था बीच में भी, तो हुआ क्या है कि वहाँ से ज़्यादा वस्तुएं भारत में आएंगी। तो पाकिस्तान हमारे देश में कितनी वस्तुओं को निर्यात कर सकता है, आपको पता है अच्छी तरीके से। कंगाल देश कितनी करेगा, ठीक है। जहाँ पर हॉस्पिटल के लिए भी जो है ना, हॉस्पिटल में बोतल टांगने के लिए भी पेड़ के नीब की ज़रूरत पड़ती है। नीब पेड़ के नीचे लगा के और उनको लिटाया जाता है, तब उसमें बांधी जाती है। यानी स्टैंड भी नहीं मिलते हैं हमारे यहाँ पर, तो स्टैंड क्या, बहुत सारे स्टैंड मिल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, ऐसा कंट्री हमारे देश में कितना निर्यात कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो हमको उस, लेकिन ये देखिए, हमने MFN का दर्जा उसको दे रखा है हमारे देश में, तो उसने हमको नहीं दे रखा है। वो हमारे सामान को श्रेणी क्रम में पहले स्थान पर नहीं रख रहा, वो चाइना को रखे है। हमको नहीं उसने दिया, लेकिन हमने उसको दिया, क्योंकि हम बड़े भाई हैं, हमारा दिल बड़ा है। अब देखो, लेकिन हमने चाइना को नहीं दे रखा है। क्यों नहीं चाइना को दे रखा? चाइना बहुत सारी चीज़ों को बनाता है, और बहुत सारी चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ उसकी नकली चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। जैसे किसी देश का कोई आइटम देख लिया तो उसको बना देना है, सस्ता बना देना है। सस्ता बना देना है तो फिर क्या होगा, उसका एक्सपोर्ट भी करेगा, सारा तो खा नहीं जाएगा पूरा का पूरा, किसी दूसरे देशों में भेजेगा। अगर हमने उसको MFN का दर्जा दिया होगा तो वो माल हमारे देश में ज़्यादा आ जाएगा, और वो माल हमारे देश में ज़्यादा आ जाएगा तो कहीं ना कहीं भारत में जो प्रोडक्ट बन रहे होंगे उनको प्रभावित करेगा ना। जैसे मान के चलो, हमने यहाँ पर कोई एक बल्ब बनाया, ध्यान से समझे ना, इस कंसेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको दिमाग में मन करना है। जैसे हमने एक बल्ब बनाया अभी, तो ये भारत में अलग ये बल्ब 10 रुपये का बना रहा होगा भारत, और चाइना ने इसको एक्सपोर्ट करने के बाद इसकी कॉस्ट को 7 रुपये कर दिया। तो व्यक्ति को अगर ये 7 रुपये में मार्केट मिल रहा है, ये 10 में मिल रहा है, तो आदमी क्या करेगा, कहेगा यार भारत है, सस्ता मार्केट, सस्ता चीज़ उठाएगा, 7 रुपये वाला बल्ब उठा लाओगे और लगा दोगे। हुआ क्या, ये 7 रुपये वाला जो पैसा है ना, ये भारत, और ध्यान से समझना, दुकानदार को भी इसमें मार्जिन मिलेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये तुमको दिखाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। और सामने अगर तुम जाओगे ना तो अपनी दुकान में ऐसे बॉक्स पे सामने तुम्हारा ये लगा होगा, तुम कहोगे उसको ही दे दे भाई। हो गया, तो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बेचेगा, तो इसका प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चाइना में जा रहा है। इसको खरीदोगे, ये टिकाऊ तो नहीं होगा, पक्की बात है, भरोसा भी पता है, ये चीज़ टिकाऊ है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इसको नहीं खरीदोगे तो कहीं ना कहीं भारत में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो अब इसकी बिक्री नहीं होगी, तो ये भारत से इसकी फैक्ट्री ख़त्म हो जाएगी, ये इस दौड़ से बाहर चला जाएगा। अगर ये इस दौड़ से बाहर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं भारत में चाइना के प्रोडक्टों की एक मोनोपोली हो जाएगी। मोनोपोली मतलब एकाधिकार हो जाएगा, और जब किसी देश में इस प्रकार का एकाधिकार होता है तो वो अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा असर डालता है। क्लियर बात है ना, बहुत बड़ा असर डालता है, और जब असर डालेगा ना तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग चाइना को मिल जाएगा, और उसको क्या करेगा, चाइना इसका हमारे साथ में उस पैसे का उपयोग करेगा। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है, इसलिए हमारा देश में भी नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल इसको प्रोडक्ट को भी चलाया है, और कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने देश के प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, और यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें। इस पे मुद्दे पे बात की है। अब थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे वर्तमान में अगर आप पहले मोबाइल देखते होंगे, जैसे पहले चाइना सबसे बड़ा, वियतनाम के बाद चाइना और जापान के बाद चाइना सबसे बड़ा, मतलब आप फर्स्ट रैंक पे चाइना को समझ सकते हैं। चाइना सबसे ज़्यादा मोबाइल का एक्सपोर्ट करता है।
अगर चाइना सबसे ज़्यादा मोबाइल का एक्सपोर्ट करता है तो ये बात ध्यान रखना कि होता क्या था, पहले चाइना क्या करता था, तुमने भारत को तो नहीं दर्जा दे रखा ना, चाइना को तुमने डायरेक्ट दर्जा नहीं दे रखा MFN का, किसी दूसरे स्टेट किसी दूसरे को तो दे रखा है, पाकिस्तान को दे रखा है। तो चाइना क्या करेगा, उस पर मेड इन चाइना ना लिख के पाकिस्तान को दे देगा, और पाकिस्तान क्या कर देगा, उसको भारत को दे देगा। अब ये समस्या बहुत बड़ी आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसको कैसे दूर किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने कह दिया कि एकदम एक नियम बनाया कि अगर कोई प्रोडक्ट जहाँ से बनता है उस पर उस प्रोडक्ट की जगह का नाम लिखा होगा, मेड इन चाइना, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन वियतनाम, या जो भी जगह है उस पर नाम लिखो आप। अब जब नाम लिखा होगा तो अगर चाइना का प्रोडक्ट भारत में आया तो हम बैन कर देंगे, रोक देंगे, तुरंत ही कह देंगे ना ना तुम मत इंटर करो, तुम्हारी कोई जगह नहीं है हमारे यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, तो इस प्रकार से हम अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। तो इसी प्रकार की अगर हम भविष्य में सोचे, कोई प्रधानमंत्री आए या कोई भी और नेता आए, वो ये सोचे लाओ चाइना के साथ हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे घातक साबित हो सकता है, जिसको रोकने के लिए NHRC अपना कदम उठा सकता है। क्लियर बात ना, अब इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले पे चलिए। अगला लिखिए, मानवाधिकार के क्षेत्र में, मानवाधिकार के क्षेत्र में, मानवाधिकार के क्षेत्र में सिविल समाज, जिसको आप NGO कहते हैं, सिविल समाज की भूमिका को बढ़ाना, सिविल समाज कोष्ठक में लिखना NGO, NGO की भूमिका को बढ़ाना। NGO की भूमिका को बढ़ाना, इतना इसका मतलब क्या है, थोड़ा इसको ध्यान में समझो। जैसे मैंने RTI आपको पढ़ाया था, RTI पढ़ाने के बाद मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं RTI को लागू कराने में सबसे बड़ा हस्तक्षेप MKSS संस्था का था, जो एक NGO था, NGO है, यानी कि MKSS क्या मैंने बताया था, मजदूर किसान शक्ति संगठन बताया था नाम आपको। तो उसका RTI लागू करने में बहुत बड़ा हस्तक्षेप था। उसी प्रकार से भारत में एक ADR संस्था है, वर्तमान में भी कार्य कर रही है। ADR संस्था क्या कर रही है कि बहुत सारी चीज़ों को अभी आज दिन तक RTI लगा के या किसी और अधिकार का प्रयोग कर करके मानव के सामने चीज़ों को रखता रहता है, लोगों के सामने चीज़ों को रखता रहता है। तो अगर इस प्रकार के NGO का वर्चस्व बढ़ेगा, NGO में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और NGO से अगर वो मानव के हित में कार्य कर रहा है तो इसके लिए क्या है, उसको प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए ना, उसको तो हम इंकरेजमेंट करेंगे ही ना। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं NGO को भी ये लोग सपोर्ट करते हैं। कौन, मानवाधिकार आयोग के सदस्य अध्यक्ष। क्लियर बात है ना। अब किसी कार्य को तो अकेले NHRC तो कर नहीं सकता, तो क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से किसी क्षेत्र को प्रभावित तो कर सकता है। इसके बाद आप चलिएगा, एक छोटी सी हेडिंग बनाओ और उसमें लिखना मानव अधिकार NHRC की कमजोरियाँ, NHRC की कमजोरियाँ। NHRC की कमजोरियाँ, NHRC की कमजोरियाँ। NHRC की कमजोरियाँ। अब मुझे ये बताओ, कमजोरियों को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें सामने कमजोरियाँ खुद दिखेंगी। जैसे मुझे बताओ कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जज या एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका अध्यक्ष होगा, जो 1993 का फॉर्मूला है, या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा। तो थोड़ा दिमाग लगा के ये सोचो, जो व्यक्ति रिटायर कर गया हो किसी संस्था से, तो वो व्यक्ति उस रिटायर किया हो, तो इसका मतलब क्या है, उसकी इफिशिएंसी उस आधार पर बची नहीं होगी, तभी तो रिटायर किया गया है। दूसरी चीज़, अगर एक्टिंग जज को अगर आपने ले लिया किसी संस्था में, तो होगा क्या, वो व्यक्ति यहाँ के मुकदमे देखेगा, यहाँ के सारे चीज़ों को देखेगा कि अपने वहाँ के देखेगा, कोर्ट के देखेगा। महिला आयोग के सदस्य को आपने ले लिया, तो महिला आयोग अपने यहाँ के आयोग के सदस्य कार्यों को निपटाएगी कि इसके कार्यों को निपटाएगी।
उसी प्रकार से आपने माइनॉरिटी कमीशन के एक मेंबर को लिया है तो वो मेंबर अपने यहाँ के कार्य, अल्पसंख्यक आयोग का अपने यहाँ कार्य देखेगा कि यहाँ के देखेगा। यानी कि सबसे बड़ी बात है इसमें तुमने जो मेंबर को चुना है ना वो सारे के सारे कैसे हैं, व्यस्त पर्सन है, यानी कि बहुत बिजी पर्सन है। तो इस आधार पर सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये व्यक्ति पूर्ण तरीके से किसी कार्य को कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर टाइम भी तो चाहिए होगा देने के लिए। कोई व्यक्ति 12 घंटा वहाँ सुनवाई कर रहा है बैठ के और फिर उसके बाद NHRC में आएगा तो यहाँ के मुकदमों को देखेगा क्या, सुनेगा? नहीं सुन पाएगा ना, थक जाएगा। एक कार्य करने की लिमिट होती है। तो इसका मतलब क्या, ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो पहला लिखिए, इसके सदस्य अत्यधिक व्यस्त होते हैं। इसके सदस्य अत्यधिक व्यस्त होते हैं। इसके सदस्य अत्यधिक व्यस्त होते हैं। एक चीज़ ध्यान में और रखना, मैं बार बार बोलूं इस चीज़ को, उसके लिए आप एक बात समझ लो। कोई मेंबर अगर ओरिजिनली किसी एक फील्ड में है, जैसे NHRC में कोई व्यक्ति है और NHRC के मेंबर, जैसे NHRC तो सारे मेंबर इधर से आए हुए हैं। जैसे महिला आयोग का कोई मेंबर है तो महिला आयोग के मेंबर को मैंने NHRC के मेंबर में रख लिया, वो महिला आयोग का पहले आधार पर मेंबर था, मैंने यहाँ पर लेके आया हूँ, तो इसका मतलब वो मेंबर क्या बनेगा, पदेन मेंबर बनेगा। कैसा बनेगा, पदेन। तो कहीं पर ये लाइन मिल जाए आपको कि इसके सारे सदस्य पदेन सदस्य होते हैं तो करेक्ट है, समझ आया? तब ये नहीं कर सकते मेरे से आके कि सर आपने ये बताया नहीं है। अब थोड़ा दिमाग खुद लगाओ, मैंने अर्थ बता दिया पदेन है और उसमें मोस्टली सारे सदस्य कैसे हैं, पदेन है। क्लियर बात है ना? अगला लिखिएगा यहाँ पे, कोई डाटा या अभिलेखाकार उपलब्ध नहीं। कोई डाटा या अभिलेखाकार उपलब्ध नहीं। अगला, बजट का अभाव। बजट का अभाव। बजट का अभाव। बजट का अभाव। बजट का अभाव, ठीक है। और अगला लिखना, पर्याप्त सचिवालय व्यवस्था की, पर्याप्त सचिवालय व्यवस्था का अभाव। ठीक है। देखिए कमजोरियां क्या है इसकी, सबसे बड़ी चीज़ इसके सदस्य मेंबर बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। दूसरी चीज़, इसको बजट नहीं दिया जाता। जैसे कहीं पर अगर रक्षा से संबंधित मुद्दा है तो हम उसको अपने बजट के अंदर उसका एलोकेशन करते हैं, उसको बजट हम देते हैं। समझ में आया? रक्षा विभाग को इतना करोड़ रुपया, शिक्षा विभाग को इतना करोड़ रुपया, या और रोड जो सड़क परिवहन डिपार्टमेंट उसको इतना करोड़ रुपया। तो उसी आधार पर अगर NHRC को भी कहीं बजट का प्रावधान किया जाए देने का, तो कहीं ना कहीं अच्छे प्रकार से कार्य कर सकता है। बजट अगर होगा, पैसा अगर होगा, तो व्यक्ति उसका प्रयोग भी सही जगह पे करेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार भी करेंगे। और होगा क्या, इसका मेंबर बड़े बड़े से कहीं पर डिजिटल मीडिया के माध्यम से, और रोड पे कहीं पे ट्रैफिक लगता है उसके पास में मानवाधिकार को दीवार बाल पेंटिंग करवा के इस प्रकार से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो उसको बजट नहीं मिलेगा तो अधिकारी जेब से थोड़ी नहीं लगाएगा। दूसरी चीज़, जो मेंबर आप ले रहे हो तो वो कहीं मेंबर पहले से काम कर रहे हो, उसको एक्स्ट्रा वेतन तो नहीं दे रहे हो ना, वेतन तो वही दे रहे हो, तो क्यों एक्स्ट्रा काम कर रहे हो? दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताया था कि पर्याप्त सचिवालय व्यवस्था का अभाव। अब देखो, जैसे आप NHRC के कार्यालय में जाते हो तो NHRC का कार्यालय पता चला बहुत बड़ा बिल्डिंग बनी है NHRC की, मतलब एक बिल्डिंग बनी है, उसमें गए अंदर घुसे तो पता चला ये विभाग, और पता चला कि NHRC का विभाग तो एक कोने में विभाग कि भाई वो NHRC करा। तो अब जो व्यक्ति वहाँ पर जाएगा तो कहेगा इतनी बड़ी पावरफुल संस्था मैंने पढ़ी थी, देखा था, मैंने सुना था इसके बारे में, और अगर इतनी पावरफुल संस्था है तो इसका मतलब कि बड़ा सचिवालय होना चाहिए, बड़ा बिल्डिंग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें दूर से दिखनी चाहिए। तो वो है ही नहीं, कोने में बैठे हैं। जब इन सदस्यों का ही ये हाल है, कोने में बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या संरक्षण हमको देगी?
तो वो व्यक्ति इस नकारात्मक भाव से वापस लौट आएगा और किसी दूसरे को व्यक्ति को कभी भेजेगा भी नहीं। तो इसका मतलब क्या, जब तक एक पर्याप्त सचिवालय व्यवस्था ना होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, नहीं हो पाएगा। जैसे संसद भवन में अगर आप जाओ और संसद भवन की बिल्डिंग बहुत छोटी सी हो और जहाँ पर धक्का मुक्की करने के बाद, जैसे बस में बैठते हैं ना, धक्का मुक्की करने के बाद सांसद बैठे तो क्या सांसद अपने घर से जाएगा वहाँ पर डिबेट में भाग लेने के लिए? नहीं जाएगा। अभी क्या है, सोफा VIP लगा हुआ है, ज़बरदस्त बैठता है, आराम से हवा खाता है, ऊपर से AC करता है और मौज करता रहता है। और मौज करते हैं मतलब काम भी करते हैं, मौज करने का मतलब सेंस ये नहीं है, काम भी करते हैं। और तो फिर क्या करना है, अगर थोड़ा बहुत काम भी करने में मन लगेगा व्यक्ति को, फैसिलिटी उपलब्ध होगी तो ऐसे कार्य, और यही अगर फैसिलिटी NHRC के मेंबरों को मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो अच्छी एफिशिएंसी से कार्य कर पाएंगे। तो ये इसकी प्रॉपर तरीके से कमजोरियाँ हैं। चलिए इसके बाद अब आप आइएगा NHRC में संशोधन, और यही आपका लास्ट टॉपिक होगा। NHRC में संशोधन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में संशोधन। दो 2018-2019, ठीक है। आप वर्तमान में कर भी रहे हैं तो 18-19 दोनों लिख सकते हैं, 18 एंड 19, क्लियर है ना। चलिए पहला इसमें लिखिए पॉइंट। देखो अगर आप ओरिजिनल बॉडी को पूरा पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लिखिएगा पहला पॉइंट, अगस्त 2018 में ठीक है, 2018 में संशोधन किया गया। संशोधन किया गया, क्या किया गया, देखो अध्यक्ष स्तर पर किया गया। किस पे? अध्यक्ष पे। और पहले इधर देख लो क्या कर दिया गया था अध्यक्ष स्तर पर। जैसे पहले वहाँ पर लिखा था कि एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका अध्यक्ष होगा, क्लियर बात है। क्या लिखा था? एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसलिए अगर आप देखोगे तो पहला मेंबर भी इसका अध्यक्ष पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही था, एक्स चीफ जस्टिस। उस क्रम को अगर तुम पूरा देखोगे निकाल के तो कौन है? एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, सारे मेंबर इस आधार पर आ रहे थे, लेकिन बाद में 2000 उसमें संशोधन 18-19 में संशोधन किया गया। तब ये कहा गया कि ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बॉडी एक्स चीफ जस्टिस पर डिपेंड हो जाएगी। तो इसमें कुछ संशोधन किया जाए। तो हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, ये किया कि या तो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, अब उसको हटा तो देंगे नहीं, ऑफ इंडिया हो, अथवा वो ना मिले ना तो क्या है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कोई सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त कर देंगे। किसको? सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त कर देंगे, ठीक है। इसमें ये किया गया है पहला संशोधन। एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल गया, बढ़िया बात है। अगर वो ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हम यहाँ पर नियुक्ति दे देंगे, क्लियर बात है ना। ये अध्यक्ष स्तर पर क्या हुआ, संशोधन किया गया, ठीक है। क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सदस्यों को जरा देख लो पहले। और एक चीज़ बता दूं मैं तुम्हें, थोड़ा एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा। तुम्हारे खोपड़ी में अगर ये सर दर्द हो रहा है कि महिला आयोग का सदस्य हमेशा, महिला आयोग के मेंबर हमेशा महिला ही होगी, वो गलत है। पहले ये जान लो, महिला आयोग का सदस्य महिला हो, ये तो महिला तो होंगी उसमें, लेकिन पुरुष भी उसमें शामिल किया जा सकता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखो, पहले जब NHRC बना था तो उसमें ये लिखा था कि महिला आयोग से एक सदस्य, अब वो महिला भी आ सकती थी, पुरुष भी आ सकता था। तो हुआ क्या, इसके बाद जब संशोधन किया गया तो इसमें ये कहा गया कि NHRC में एक महिला तो जरूर शामिल की जाएगी, क्लियर बात है ना। तो मेंबर एक ऐड करो, पहला एक महिला रहेगी।
ठीक है, एक महिला रहेगी। ये कंपलसरी कर दिया। 2 व्यक्ति वो होंगे जो इसमें अनुभव रखते हैं। 2 व्यक्ति, 2 सदस्य, मानवाधिकार से संबंधित जानकारी / अनुभव रखने वाले। ठीक है भाई, अगला लिखो सदस्य। SC/ST आयोग के कौन रहेगा? SC/ST आयोग के सदस्य। कोई सा हो सकता है, कोई फेरबल बदल नहीं। ठीक है, SC/ST आयोग का कोई सदस्य एक हो सकता है। ठीक है, इसमें अभी कोई सदस्य, अभी कोई चेंज नहीं है। अगला लिखिए। एक NCW। अब इसको NCW को मैंने पेपर लिखाया था, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। NCW नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, NCM, इसका भी सदस्य रहेगा, इसका भी सदस्य रहेगा। SC/ST का भी रहेगा, NCW रहेगा। मैंने आपको NCW का पीछे देख लेना क्या लिखाया होगा। और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का भी रहेगा, NCM का भी रहेगा सदस्य। इसमें ये मेंबर रहेंगे। फिर संशोधन में क्या किया, तो अब संशोधन लिखो। संशोधन, पहला सदस्य बढ़ाओ, OBC आयोग का सदस्य। सदस्य / अध्यक्ष, सदस्य नहीं लिखना, अध्यक्ष लिख लेना। OBC के ऊपर लिखूँ थोड़ा, संशोधन में लिखिए। संशोधन में क्या है? संशोधन मेंबरों में OBC के अदर बैकवर्ड क्लास के अध्यक्ष इसमें मेंबर होंगे, क्योंकि ये अलग आयोग बना दिया आप। अगला लिखिए। विकलांग आयोग के मुख्य आयुक्त, विकलांग आयोग के मुख्य आयुक्त, चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, विकलांग आयोग का मुख्य आयुक्त। अगला लिखिए। बाल अधिकार आयोग के सदस्य, बाल अधिकार आयोग के सदस्य। बाल अधिकार आयोग के सदस्य। ठीक है, यानी कि अब इसको आपको ध्यान में क्या रखना है, पहले वाले जितने मेंबर थे जिसको मैंने पढ़ाया था SC/ST आयोग के, और इसके अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष, ये सब मैंने आपको पहले बताया था, वो सारे के सारे मेंबर रहेंगे। लेकिन ये 3 मेंबरों को एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया गया है। याद कर पाओगे इसको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो 3 मेंबर हैं, महिला आयोग का पहले से भी है, वो रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसमें से 3 में से 3 को ऐड कर दिया। तो वर्तमान में जो संशोधन हुआ है, ये आपके लिए बहुत टारगेटेड है और बहुत ही फोकस करना है इस पर, क्योंकि तुमसे पूछा जाएगा कि OBC आयोग का सदस्य मानवाधिकार, वो ऐसे क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में NHRC का सदस्य हैं, और उसमें से लिख देगा इस आयोग का सदस्य, इस आयोग का सदस्य, इस आयोग का सदस्य, इस आयोग का सदस्य। फिर होगा क्या, आपको ध्यान में रखना कौन सा नहीं है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे नीति आयोग का कर दिया। हाँ, OBC से ही होगा। अरे नहीं, उसको तो ये क्लियर पता करना पड़ेगा इसके बारे में कि OBC का मेंबर ही होगा या OBC का नहीं हो सकता है, ज़्यादातर यही रहता है। अच्छा, तो वो उसका तो ऐसा कुछ होगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे समझो, पहले इसको समझो, उसको तो देखा जाएगा। हो सकता है कि क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी से चलता है चीज़ें, तो ब्यूरोक्रेसी वाली तो वहाँ पर देखो नियुक्तियाँ अलग प्रमाण होता है, नियुक्ति अलग चीज़ होती है और ब्यूरोक्रेसी अलग होती है, तो उसमें तो सब चलता है। ठीक है, यहाँ पे आओ।
ओबीसी का अगर अध्यक्ष है इसको आपको लिया गया इसमें, और विकलांग आयोग का मुख्य आयुक्त इसको भी रखना पड़ेगा यहाँ पर, और बाल अधिकार के सदस्य को यहाँ पर लाना पड़ेगा। टोटल उसमें जो 8 थे उसमें से ये और ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अब ये संस्था और भारी भरकम हो गई। क्लियर बात है ना, अब और संस्था ये भारी भरकम हो गई। लेकिन आपको भारी भरकम से लेना देना कुछ नहीं है, आपको मतलब क्या है कि ये मेंबरों को याद करना है। नियुक्ति में मेंबर प्रयोग करने वाले वो याद करने, ये याद करने, भारत में कब प्रपोजल भारत में पारित किया गया वो याद करना, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगला लिखिए, एक और संशोधन है। हमने कहा ना जहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है वहाँ पर मोदी सरकार पहुँच चुकी है। अगला लिखिए, कार्यविधि, कार्यकाल। अगला देखो कार्यकाल, कार्यकाल देखो मैंने आपको बताया था कि पहले कार्यकाल इनका कितने वर्ष का होता था, 5 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर कर दिया भाई साहब 3 वर्ष या 70 साल जो पहले। तो ये संशोधन नहीं आया, 3 वर्ष 3 साल और 70 वर्ष, इनमें से जो पहले, इनमें से जो पहले, क्लियर बात है ना, इनमें से जो पहले आ जाएगा उस पर आप रिटायर करिए। तो मतलब 2 साल एक्स्ट्रा और छीन लिए उनके। क्लियर बात है ना, ठीक है। ये यहाँ पर संशोधन हो पाए हैं। तो कुल मिला के आपका ये है आपका एनएचआरसी का मॉडल। एनआरसी किस आधार पर रखा गया, एनएचआरसी में वर्तमान में क्या संशोधन है, फंक्शन क्या है, इनके बारे में मैंने कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पर अगर कोई भी डाउट होता है आप मेरे से डाउट के पूछ सकते हो। पहली चीज़, इसमें अनुच्छेद परिच्छेद नहीं है, इसमें सेक्शन है। क्लियर बात है ना। और उस सेक्शन में क्या लिखा है, इस चीज़ को पढ़ने से ज़्यादा आप उस सेक्शन को एक बार देख लीजिएगा, सही से सर्च कर लीजिए नेट से, वो आपको सिर्फ देखना है और याद करना है। उसमें कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर समझना चीज़ों को, और वो मैंने समझा दी है, संशोधन समझा दिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखिए। ठीक है।